नमस्कार दोस्तों, वेद प्रकाश जिंदा अल्फा टेक रियल्टी इस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी का ऑफिस है। आज हम एक वीडियो के अंदर शामिल कर रहे हैं अपने साथ अपने असिस्टेंट उमा जी को। ये मुझसे क्वेश्चन पूछेंगी और मैं आपको एक एक करके आंसर दूंगा। इस क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर हम लोग यमुना अथॉरिटी के सेल और परचेज के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आंसर सेलर के हो या बायर के हो, हम उन सबको एक साथ टुगेदर करके आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आपको प्रॉपर्टी खरीदते वक्त यमुना के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसका आंसर आपको इस वीडियो के द्वारा ना मिले। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ और पूछना बाकी है तो आप नीचे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल आंसर दूंगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के अलावा जितनी भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उन सब में मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर के अंदर सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट किस जगह की जाए? देखिए, दिल्ली एनसीआर के अंदर आज की डेट में जो सबसे अच्छी हॉट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो सिर्फ एक ही लोकेशन है, वो है जी नियर जेवर एयरपोर्ट। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर के अंदर इससे अच्छी ज़्यादा डेवलपमेंट कहीं भी नहीं हो रही है। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो हमारा जेवर एयरपोर्ट है वो जो है जेवर के अंदर बन रहा है, और जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यमुना अथॉरिटी के द्वारा सेक्टर की डेवलपमेंट चल रही है, जिसके अंदर रेजिडेंशियल में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जहां इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से अपना मनी जो है डबल और ट्रिपल बहुत फास्ट हो रहा है। आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, जनवरी 2024 में बना रहे हैं, और जेवर एयरपोर्ट का जो फेज 1 है वो सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल राइट टाइम है किसी भी कस्टमर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अथॉरिटी के इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी सब कुछ मिलता है। तो जेवर एयरपोर्ट से ज़्यादा हॉट डेस्टिनेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से कोई नहीं है। ओके सर, अभी आपने बताया कि यमुना में इन्वेस्टमेंट सेफ है जी। तो जैसे कि और भी लोग वीडियोस बनाते हैं तो वो भी सेफ बताते हैं कि हाँ यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट सेफ है, यहाँ भी सेफ है, तो आप में और उन लोगों में क्या डिफरेंस है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि मैंने देखा है कोई भी यूट्यूबर जब यूट्यूब पे वीडियो बनाता है किसी भी जगह के इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसको सेफ बताते हैं, और चूंकि मैंने अभी अपने वीडियो में कहा है कि यमुना अथॉरिटी के द्वारा जो अलॉटेड प्लॉट है वो सेफ है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने देखा बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी वेस्ट कर देते हैं। यमुना अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर अथॉरिटी, ये तीनों एरिया ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ अथॉरिटी ही अलॉट करती है प्लॉट को, और जो भी जितने भी डीलर नेटवर्क ब्रोकर्स होते हैं वो रीसेल में प्लॉट का सेल परचेज का काम करते हैं। जैसे हमारी कंपनी जिंदा अल्फा टेक रियल्टी जो है, हम लोग रीसेल के अंदर प्लॉट सेल परचेज करते हैं, वो प्लॉट जो यमुना अथॉरिटी ने कस्टमर को अलॉट कर रखे हैं। पर कोई भी ऐसे लोग जो कहते हैं कि नहीं ये हम लोग खुद बिल्डर हैं, प्लॉट काट रहे हैं, तो यकीन जानिए वो सारे के सारे इलीगल होते हैं। तो आप ऐसे झांसों में ना आए। प्लस ऑथेंटिसिटी के लिए रेरा नंबर जरूर चेक करें। अगर कोई भी ऑथेंटिक बिल्डर होगा या डेवलपर होगा तो उसका रेरा नंबर जरूर होगा। मैंने देखा है यमुना अथॉरिटी की जगह पे बहुत सारे लोग धड़ल्ले के साथ अवैध कॉलोनियां भी काट रहे हैं। वैसे ये आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि नहीं ये एक जनरल नॉलेज है, तो आप हमेशा याद रखें, आप जब भी कभी भी कोई प्रॉपर्टी लें तो वो जो है अलॉटेड बाय अथॉरिटी, चाहे वो ग्रेटर अथॉरिटी हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी, चाहे यमुना अथॉरिटी हो। अगर आप अथॉरिटी के द्वारा अलॉटेड प्लॉट रीसेल में लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ रहेगी। ओके, यमुना अथॉरिटी के कौन कौन से सेक्टर्स में हमें इन्वेस्टमेंट की जा सके? देखिए, यमुना अथॉरिटी के रेजिडेंस सेक्टर तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं अपने कस्टमर्स को जिसके अंदर ट्रांसफर प्लस ट्रांसफर डीड अवेलेबल है। जैसे सेक्टर 22D, सेक्टर 18 एंड सेक्टर 20। सेक्टर 22D के अंदर जो है रजिस्ट्री ओपन है, और सेक्टर 20 और 18 के अंदर प्लॉट जो है अलॉटमेंट ट्रांसफर भी अवेलेबल है और रजिस्टर्ड प्लॉट भी अवेलेबल है। इन 3 सेक्टर्स के अलावा बाकी जितने भी रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें अभी इन्वेस्टमेंट की सलाह इसलिए नहीं दी जाती कि वहाँ पे अभी रजिस्ट्री ओपन नहीं हुई है। तो कस्टमर जो है अगर प्लॉट लेना भी चाहेगा तो उसके नाम पे अथॉरिटी के द्वारा अलॉटमेंट ट्रांसफर की फैसिलिटी ओपन नहीं है। तो सिर्फ 3 सेक्टर, सेक्टर 22D, सेक्टर 18 और सेक्टर 20, इन 3 सेक्टर में ही आज की डेट में कोई भी कस्टमर चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन सेक्टर्स में कौन कौन से साइज अवेलेबल हैं और किस बजट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है? सेक्टर 22D के अंदर जो है 2 साइज अवेलेबल है, 120 मीटर है, 162 मीटर, और यहाँ पे जो प्राइजेस हैं अप्रोक्स 1 लाख रुपए मीटर के आसपास चल रहे हैं। उसके बाद सेक्टर 18 के अंदर जो है साइज 300 मीटर का होता है, प्राइस जो है आपके 65,000 से लेके 75,000 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से है, प्लस फिर कभी कभी वेरी करते हैं प्राइस लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर 20 के अंदर मल्टीपल साइजेस हैं, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर और 4000 मीटर।
जो हमारे बड़े साइज के प्लॉट होते हैं 1000, 2000 और 4000, उनके प्राइजेस ऑन एवरेज जो 50 से 60,000 रुपये मीटर के आसपास चल रहे हैं। प्लस हम लोग 500 मीटर 300 मीटर की बात करते हैं तो प्राइजेस आप मान के चलिए 65 से लेके 75,000 रुपये मीटर तक के अवेलेबल है। तो कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मान के चलिए उनका बजट जो 1 शेयर एंड अबव भी होना चाहिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्लस ये जो प्राइस है ये दिल्ली एनसीआर के कंपेरिजन में सबसे लोएस्ट है आज की डेट में इतनी प्राइम लोकेशन पे। तो मेरे हिसाब से आज कोई भी इन्वेस्टर जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है उसका प्राइस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा बहुत जल्दी। जैसे कि जेवर एयरपोर्ट के पास में रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, इंडस्ट्रियल भी है, तो आपके हिसाब से मतलब तीनों में से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट मतलब किस जगह की जाए? जी हाँ, ये काफ़ी सारे लोग पूछते हैं जनरल वे में, क्योंकि यमुना अथॉरिटी के पास में सेक्टर 18, 20 और 22D जैसे मैंने बताया ये रेजिडेंशियल सेक्टर हैं, बट सेक्टर 29, 28, 32 ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यमुना अथॉरिटी के अंदर अगर आप इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि किसी भी टाइप की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में ट्रांसफर पॉलिसी ऑन नहीं होती है अनटिल अनलेस जब तक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का कंप्लीशन ऑफ फंक्शन ना हो जाए। डेट मीन्स कि जैसे आप रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करते हैं तो हम लोग यमुना अथॉरिटी के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वैकेंट प्लॉट भी रीसेल में सेल परचेज कर देते हैं। चाहे वो प्लॉट रजिस्ट्री हो चुकी है तो भी प्लॉट बिक जाता है, और अगर अनरजिस्टर्ड प्लॉट है और उसकी अलॉटमेंट 2009 की है तो यमुना अथॉरिटी ने एक स्पेशल पॉलिसी ट्रांसफर के लिए ओपन कर रखी है कि अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी ट्रांसफर चार्ज देके ट्रांसफर हो जाता है, अलॉटी के नाम पे अलॉटमेंट ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए वहाँ पे रेजिडेंशियल के अंदर 18 और 20 के अंदर सबसे ज़्यादा प्लॉट की सेल परचेज चलती है। बट अगर कोई कस्टमर चाहता है कि कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल में इन्वेस्टमेंट करें तो फिलहाल कमर्शियल के अंदर वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, और इंडस्ट्री के अंदर कस्टमर खरीदना तो चाहेगा इंडस्ट्री, लेकिन उसके नाम पे ट्रांसफर की ऑप्शन नहीं है क्योंकि एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री है वो पहले फंक्शनल होनी चाहिए। तो कोई भी कस्टमर जो वहाँ पे इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो सोच समझ के डील करें, क्योंकि वहाँ पे जो फंक्शनल के बाद ही ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेटर है, क्यों? एक नंबर 1 आपके नाम पे प्रॉपर्टी तुरंत अलॉट हो जाएगी, नंबर 2 आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर बन जाएंगे, नंबर 3 कि सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन अभी रेजिडेंशियल के अंदर ही है। तो मेरे हिसाब से जो तीनों में आप सबसे ज़्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आज की डेट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी और अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? यमुना अथॉरिटी के अंदर 2 टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है रेजिडेंशियल के अंदर, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी और अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर अलॉटी की लीज डीड हो चुकी है, यमुना अथॉरिटी ने लीज प्लान बना के लीज डीड का रजिस्टर भेज चुके हैं, और रजिस्टर्ड के बाद में आप उस प्रॉपर्टी को फर्दर रीसेल कर सकते हैं। तो उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम लोग रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसके अंदर अलॉटी की लीज डीड हो चुकी है। अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, देखिए नॉर्मली तो अनरजिस्टर्ड वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिससे कि कोई भी कस्टमर उसको लगता है कि ये सेफ एंड सिक्योर नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये ध्यान दिला सकता हूँ अपने सारे व्यूअर्स को कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर अनरजिस्टर्ड प्लॉट की सेल परचेज नहीं होती है, बट यमुना अथॉरिटी के अंदर 2009 की स्कीम के प्लॉट के लिए एक स्पेशल ट्रांसफर पॉलिसी ऑन कर रखी है यमुना अथॉरिटी ने, जिसके द्वारा अलॉटी चाहे तो अपनी रजिस्ट्री के बिना भी अपने प्लॉट को ट्रांसफर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वाली जो ऑप्शन है ये सिर्फ 2009 की स्कीम के लिए अवेलेबल है। 2009 के बाद में यमुना अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल के कई सारी स्कीम लॉन्च की थी, 2013 में, 17 में, 20 में, 22 में, लास्ट ईयर 23 में अक्टूबर में स्कीम निकली है। उन सारे प्लॉट्स के अंदर जो भी प्लॉट अलॉट हुए हैं, अगर वो कस्टमर चाहें तो अपने प्लॉट को सेल नहीं कर सकते जब तक उनकी पहली रजिस्ट्री नहीं हो सकती, जिसको हम लोग लीज डीड बोलते हैं। बट 2009 की स्कीम के अंदर जितने भी अलॉटी आते हैं वो अपने प्लॉट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी यमुना अथॉरिटी ने ऑन कर रखी है। जो प्रोस्पेक्टिव बायर है वो ट्रांसफर चार्ज जमा कराएगा यमुना अथॉरिटी के अंदर, और प्लॉट की डायरेक्ट अलॉटमेंट उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद जैसे नॉर्मली अथॉरिटी जो है टाइम पे रजिस्ट्री के लिए लेटर भेजती है, ऐसे ही रजिस्ट्री का लेटर करंट बायर के नाम पे आएगा, और उसको लीज डीड कराने के लिए पुरानी पार्टी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी जो सेफ एंड सिक्योर है, जैसे कि नॉर्मली कोई भी प्लॉट होता है। डिफरेंस ये है कि अगर आप रजिस्टर्ड प्लॉट में जाते हैं तो रजिस्टर्ड प्लॉट का मतलब है कि फर्स्ट पार्टी की रजिस्ट्री हो चुकी है और उसकी लोकेशन मार्क हो चुकी है, आप चाहें तो फिजिकली प्लॉट को मौके पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अलॉटी ने अब तक यमुना अथॉरिटी को पेमेंट तो पूरी दे रखी है, बट उसके पास रजिस्ट्री का लेटर नहीं आया है। तो आप उस प्लॉट को शायद मौके पे जाके देख ना पाए, क्योंकि यमुना अथॉरिटी के अंदर अभी अंडर डेवलपमेंट है। 40-50% डेवलप्ड सेक्टर हो चुके हैं, 40-50% के आसपास बचे हुए हैं। तो जैसे जैसे अथॉरिटी लोकेशन मार्क करती रहेगी वैसे वैसे रजिस्ट्री के लेटर भेजती रहेगी।
पर अभी फिलहाल जो है आज की डेट में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों तरीके के प्लॉट आप खरीद सकते हैं और आप पूरे 100% सेफ हैं, क्योंकि दोनों ही केस में आप प्लॉट के ऑनर बनते हैं। ओके, यमुना अथॉरिटी में अगर प्लॉट हमारा अनरजिस्टर्ड है तो इसमें सेलर और बायर के क्या एक्सपेंस होंगे अगर प्लॉट अनरजिस्टर्ड है तो? यमुना अथॉरिटी के अंदर अगर कोई प्लॉट अनरजिस्टर्ड है तो उसके अंदर जो है सबसे पहले हम एक्सपेंस से बात करते हैं सेलर मतलब अलॉटी। अलॉटी यमुना अथॉरिटी में अनरजिस्टर्ड में दो टाइप के अलॉटी होते हैं। एक जिन्होंने अभी तक यमुना अथॉरिटी में अमाउंट तो पे कर रखा है लेकिन इसके अलावा कुछ और भी नहीं कर रखा है, जैसे एग्रीमेंट टू लीज। तो उस केस में क्या होता है, कस्टमर के साथ में जो बायर है उसके साथ में सेलर का जो है वाइट वैल्यू का एक एग्रीमेंट टू सेल बनता है। एग्रीमेंट टू सेल को हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं। जो भी वाइट की ट्रांजेक्शन होती है, जिस भी रेट पे डील होती है, उसका जो है 2.5% का एक्सपेंस जो है वो सेलर का रहता है, मतलब फर्स्ट पार्टी का। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ की सेल करते हैं तो 2 करोड़ के ऊपर 2% का स्टैंप लगेगा, मतलब 4 लाख रुपए का, प्लस 0.5% के रजिस्ट्रार की फीस लगती है, मतलब 1 लाख रुपए की। तो 2.5% का जो एक्सपेंस रहता है, जिसके अंदर हम लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल कराते हैं, उसका पूरा का पूरा एक्सपेंस जो है सेलर का रहता है। इसमें बायर का कोई भी एक्सपेंस नहीं होता है अगर प्लॉट अनरजिस्टर्ड है। जो ये एग्रीमेंट से रजिस्टर्ड होता है, इसकी ओरिजिनल कॉपी ट्रांसफर के वक्त में यमुना अथॉरिटी में सबमिट की जाती है। सेकेंडली, अगर अनरजिस्टर्ड प्लॉट में कोई अलॉटी है जिसने एग्रीमेंट टू लीज करा रखा है, जी हाँ दोस्तों, एग्रीमेंट टू लीज वो ऑप्शन थी जो ऑप्शनल थी, जिसको कि कुछ लोगों ने कराया हुआ, कुछ लोगों ने नहीं करा रखा है। तो अगर कोई अलॉटी जिसने एग्रीमेंट टू लीज करा रखा है तो उस केस में एग्रीमेंट से रजिस्टर्ड का कोई भी खर्चा नहीं होता, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जो एग्रीमेंट टू लीज है, सबसे पहले वो कैंसिल होगी। एग्रीमेंट टू लीज को कैंसिल करने की परमिशन जो है अगेन यमुना अथॉरिटी से ली जाती है, जो कंप्लीट सेलर का काम होता है। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में वो एग्रीमेंट टू लीज है वो कैंसिल की जाती है। उसका जो एक्सपेंस आता है 300 मीटर के प्लॉट पे अप्रॉक्स 30 से 35 हज़ार रुपये का आता है। वो एक्सपेंस भी जो सेलर का होता है। तो अनरजिस्टर्ड प्लॉट में या तो एग्रीमेंट टू लीज होती है या एग्रीमेंट टू लीज नहीं होती है। अगर एग्रीमेंट टू लीज होती है तो वो कैंसिल होगा, कैंसिलेशन का चार्ज सेलर का होगा। और अगर एग्रीमेंट टू लीज नहीं है तो एग्रीमेंट टू से रजिस्टर्ड बनेगा, जो कि करंट मार्केट वैल्यू या वाइट वैल्यू के ऊपर बनेगा, और उस वाइट वैल्यू का 2.5% का एक्सपेंस जो है वो भी सेलर का होगा। तो अनरजिस्टर्ड में ये दो एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं बायर की। अनरजिस्टर्ड प्लॉट के अंदर बायर जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर चार्ज करता है पे यमुना अथॉरिटी को। ट्रांसफर चार्ज वो चार्ज होता है जो करंट के अलॉटमेंट रेट से होता है। जैसे आज की डेट में यमुना अथॉरिटी का अलॉटमेंट रेट जो है 24,600 रुपये पर मीटर है, और यमुना अथॉरिटी के अंदर ट्रांसफर फी 2.5% है। डेट मीन 615 रुपये मीटर। तो अगर कोई कस्टमर 300 मीटर का प्लॉट ले रहा है तो वो जो है 300 गुना 615, ये अमाउंट जो है अप्रॉक्स 1,85,000 रुपये बैठता है, और इसको यमुना अथॉरिटी को पे करेगा और डायरेक्ट यमुना अथॉरिटी के द्वारा उसके नाम पे प्लॉट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अनरजिस्टर्ड के अंदर एक्सपेंस जो है सेलर के अलग होते हैं, बायर के अलग होते हैं। ओके, अगर हमारा यमुना अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड प्लॉट है तो सेलर और बायर के क्या एक्सपेंस होंगे? जी हाँ, अगर आप यमुना अथॉरिटी के अंदर कोई प्लॉट ऐसा है जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है ऑलरेडी, इसका मतलब ये होता है कि पहले तो बायर को ये बात आइडिया हो जानी चाहिए कि जो कस्टमर है उसने अपनी लीज करा रखी है। तो लीज कराने का मतलब है कि लीज रेंट प्लस अगर कोई लोकेशन भी लग रही है तो लोकेशन चार्ज वगैरह सारे ऑलरेडी सबमिटेड है। इस केस के अंदर जो सेलर है उसका कोई एक्सपेंस नहीं रहता, क्योंकि रजिस्ट्री का मतलब है उसके सारे ड्यूज अप टू डेट हैं। इन केस अगर यमुना अथॉरिटी के पास कोई भी ड्यूज है तो सेलर जो सिर्फ वो ड्यूज क्लियर करा के देगा, इसके अलावा उसका कोई एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लीज करा चुका है तो उसका पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं बायर के एक्सपेंसेस की। तो इस केस में 2 स्टेप होते हैं। पहले तो टीएम ट्रांसफर चार्जेस, जो मैंने अभी जस्ट बताया कि 615 रुपये मीटर के हिसाब से ट्रांसफर चार्ज होंगे, जो कि बायर का एक्सपेंस होगा। इसके बाद फिर टीएम के बाद में रजिस्टर्ड प्लॉट है तो क्योंकि ट्रांसफर डीड भी होगी। अगर प्लॉट अनरजिस्टर्ड होता है तो सिर्फ ट्रांसफर ही होता है, उसके बाद कोई स्टेप नहीं होता। बट अगर प्लॉट रजिस्टर्ड है तो टीएम भी होता है, ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम, उसके बाद ट्रांसफर डीड भी होती है। क्योंकि अलॉटी अपनी लीज करा चुका है तो उसके जो डीड के राइट्स हैं वो उसको नेक्स्ट अपकमिंग जो बायर है उसके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, जिसको हम लोग ट्रांसफर डीड बोलते हैं। ट्रांसफर डीड के लिए वाइट वैल्यू का 7% का स्टैंप लगता है, जो यमुना अथॉरिटी की पॉलिसी है रजिस्ट्री के लिए, प्लस 1% के रजिस्ट्रार की फीस लगती है। टोटल 8% का एक्सपेंस लगेगा कस्टमर का ट्रांसफर डीड में, और 2.5% का एक्सपेंस लगेगा ट्रांसफर के अंदर। तो 8 प्लस 2.5 10.5% प्लस कुछ मिसलेनियस चार्जेस भी होते हैं। तो मोटा मोटी बायर के पास एक पूरी फिगर बन जाती है कि जब वो कोई प्लॉट बाय करते हैं तो उनको ये आइडिया हो जाता है कि रजिस्टर प्लॉट में उनके क्या क्या एक्सपेंस रहेंगे। वो डील वैल्यू के हिसाब से परसेंटेज सेट होती है।
एग्रीमेंट टू लीज होता क्या है? एग्रीमेंट टू लीज एक ऐसा क्लॉज है जो ऑप्शनल है, जो यमुना अथॉरिटी ने लॉन्च किया था 2010 और 11 के आसपास। पहले तो ये आप समझ लीजिए कि जो भी अलॉटी हैं उनके पास ऑप्शनल स्कीम होती है, जैसे कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी या यमुना अथॉरिटी। यहाँ पे क्या है कि आपको अलॉटमेंट हो गई, अलॉटमेंट के बाद में आप जो है अपनी किस्त देते रहेंगे, देन अथॉरिटी आपको लीज डीड का लेटर भेजेगी। लेकिन लीज डीड का लेटर जो भेजेगी अथॉरिटी, वो भेजेगी फिजिकल पोजीशन को मार्क करने के बाद। डेट मीन्स फिजिकल पोजीशन एट द टाइम ऑफ लीज डीड। ये एक कॉमन रूल है हमारे यहाँ सारे अथॉरिटी का। बट कभी कभी कुछ लोकेशन को अथॉरिटी मार्क नहीं कर पाई है, तो यमुना अथॉरिटी ने एक स्पेशल क्लॉज ओपन कर दिया था, जिसे हिंदी में कहते हैं पट्टा पढ़ ले, कि आप आने वाले टाइम के हिसाब से आज ही एडवांस में एग्रीमेंट टू लीज कर सकते हैं। डेट मीन्स आप जो है लीज डीड के वक्त में जो स्टैम्प वैल्यू पे करेंगे वो आज आप पे कर सकते हैं एडवांस में। फिर फर्दर जब आपकी लोकेशन मार्क हो जाएगी, अथॉरिटी आपको लीज का लेटर भेजेगी, उस वक्त सिर्फ आप 100 रुपए के स्टैम्प पे आपकी लीज हो जाएगी। तो एग्रीमेंट टू लीज एक एडवांस ऑप्शन है, जिसके अंदर अलॉटी चाहे तो फ्यूचर के जो है लीज डीड के स्टैम्प के पैसे आज ही पे कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। बट कुछ केस में कि अगर अलॉटी ने एग्रीमेंट टू लीज तो करा लिया है, बट उसके बाद लीज डीड का लेटर नहीं आया और अब उस प्लॉट को फर्दर सेल करना चाहते हैं, तो उस केस में अलॉटी को जो है एग्रीमेंट टू लीज कैंसिल कराना होगा। कैंसिलेशन का एक्सपेंस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अप्रोक्स 30 to 35,000 होता है 300 मीटर के प्लॉट में, और ये एक्सपेंस भी जो है सेलर का ही रहता है। एग्रीमेंट टू लीज जो है अप्रोक्स 20 to 25% अलॉटियों ने करा रखा है यमुना अथॉरिटी के अंदर, बाकी लोगों ने नहीं कराया हुआ है। तो ये अपनी अपनी सहूलियत है कि एग्रीमेंट टू लीज आप कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते हैं। ये यमुना अथॉरिटी की कोई भी कंडीशन नहीं है, ये यमुना अथॉरिटी का एक ऑप्शनल फीचर है। अगर बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है क्या यमुना अथॉरिटी के प्लॉट में? बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है यमुना अथॉरिटी के प्लॉट में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड प्लॉट्स के अंदर। यमुना अथॉरिटी के अंदर जैसा मैंने बताया कि दो टाइप के प्लॉट हम लोग सेल परचेज करते हैं, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड। बट अगर कोई बायर जो बैंक लोन लेना चाहता है तो बैंक लोन के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड प्लॉट में जाना होगा। वैसे तो दोनों ही प्लॉट जो अथॉरिटी के द्वारा अलॉटेड हैं और गवर्नमेंट अप्रूव प्लॉट है, लेकिन बैंक लोन की फैसिलिटी जो है सिर्फ रजिस्टर्ड प्लॉट में अवेलेबल है। अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेते हैं तो आपको सेल्फ फंडिंग या अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी जाना पड़ेगा, बट बैंक लोन की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड प्लॉट में अवेलेबल है। जीपीए क्या होता है? क्या जीपीए में प्रॉपर्टी लेना सेफ होता है? जीपीए की फुल फॉर्म होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जीपीए एक फैसिलिटी होती है कि जब कोई अलॉटी या करंट ऑनर जो है अपने किसी भी नियर डियर जानने वाले को जीपीए की फैसिलिटी देता है, मतलब वो उनको अपनी पावर दे देते हैं कि अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो उनके बेहाफ पे जीपीए होल्डर जो है वो सारे काम कर सकें सेल परचेज के, जो कि अलॉटी के द्वारा किए जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल फॉर्म है जिसमें कि जीपीए के अंदर वो सारे काम हो जाते हैं जो कि अलॉटी करता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हम लोग जो है कभी भी जीपीए की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एडवाइस नहीं करते हैं, प्लस जीपीए की प्रॉपर्टी को हम लोग जो है सेफ प्रॉपर्टीज में काउंट नहीं करते हैं। अगर आप कभी भी सर्वे देखेंगे तो 80% जो है रीसेल की प्रॉपर्टीज में उन्हीं में प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, जो कि सेल परचेज में कहीं ना कहीं जीपीए होल्डर का हाथ होता है। तो मेरा मानना ये है कि जीपीए के द्वारा सेल परचेज को अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट अब यूपी के अंदर यूपी गवर्नमेंट ने तो हर टाइप की जीपीए को पूरी तरह से स्टॉप कर रखा है। अर्लियर जब पहले भी जीपीए थोड़ा प्रॉपर्टी बिकती थी, पर तो भी जिंदा अल्फाटेक रियल्टी हम लोग जो है कभी भी जीपी वाली प्रॉपर्टी को रिकमेंड नहीं करते थे। तो जीपी एक फैसिलिटी होती है फैमिली मेंबर को टेक केयर के लिए, बट सेल परचेज के अंदर इसका जो उपयोग है वो उतना ज़्यादा सेफ नहीं है जितना कि जो है डायरेक्ट अलॉटमेंट। तो मुझे लगता है कि कस्टमर को अपना वैल्यूएबल जो है मनी किसी भी जीपी वाली प्रॉपर्टी के ऊपर लगाने से पहले 2 बार जरूर सोचना चाहिए। अगर अलॉटी फर्स्ट टाइम लीज डीड कराते हैं तो उसमें क्या क्या एक्सपेंसिव होते हैं? अलॉटी जब फर्स्ट टाइम लीज डीड कराते हैं तो उसके अंदर जो है कई सारे एक्सपेंसेस आते हैं। जैसे सबसे पहले तो लीज डीड, जब अलॉटी के फर्स्ट टाइम लीज डीड होती है तो उसको हमारे यहाँ लीज डीड बोलते हैं। लीज डीड के वक्त में एक तो स्टैम्प ड्यूटी, यमुना अथॉरिटी के अंदर 7% स्टैम्प ड्यूटी लगती है, प्लस 1% रजिस्ट्रार फीस है, 8% एक्सपेंस ये अलॉटी का होता है। इसके बाद चूंकि इस स्कीम के अंदर या किसी भी स्कीम के अंदर जब अथॉरिटी अलॉटमेंट करती है उस वक्त जो है लोकेशन मार्क नहीं करती, आपको सिंपल एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, इस पर आपका प्लॉट नंबर डाला होता है। जब लीज डीड के वक्त अथॉरिटी मार्क कर देती है उस वक्त जब आपके पास लेटर आता है रजिस्ट्री के लिए, उस वक्त जो है लोकेशन होती है। किसी भी अथॉरिटी के अंदर जब कोई लोकेशन लगी हुई, लोकेशन मतलब अगर आपका प्लॉट पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है, ग्रीन बेल्ट फेसिंग है या वाइड रोड पे है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2009 में जब 21,000 प्लॉटों की अलॉटमेंट हुई थी, उस वक्त 21,000 अलॉटियों को यमुना अथॉरिटी ने एक अलॉटमेंट का लोकेशन लेटर दिया हुआ है। लेकिन अब जैसे जैसे लीज डीड पास आ रही है, जैसे जैसे पॉकेट के अंदर डेवलपमेंट बढ़ रही है,
अथॉरिटी जब रजिस्ट्री का लेटर भेजती है तो उस वक्त अगर किसी अलॉटी का पार्क फेसिंग है तो 5% लोकेशन चार्ज लेती है। जी हाँ दोस्तों, 5% ये एक्स्ट्रा अमाउंट देना होता है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट हैं। एक, जो आप लोकेशन चार्ज देंगे वो आप एट द रेट ऑफ अलॉटमेंट रेट देंगे। जैसे 2009 के अलॉटी को अगर 2023 या 24 में लीज डीड का लेटर आता है और उसका प्लॉट पार्क फेसिंग है तो वो 5% पैसा तो देगा, लेकिन वो देंगे अलॉटमेंट रेट पे, डेट में 4750 के हिसाब से। तो वो अमाउंट बहुत माइनर होता है, 71,250 रुपये। और चूंकि आज की डेट में मार्केट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो अलॉटी जो है उस एक्सपेंस को हैप्पीली जो है देना पसंद करता है। सेकेंडली ये कि कभी कभी कुछ प्लॉट के अंदर मोर देन 1 लोकेशन होती है, जैसे कॉर्नर प्लस पार्क, उस केस में 10% लोकेशन चार्ज लगेगी। तो स्टैम्प ड्यूटी के अलावा जो है लोकेशन चार्ज जो है वो भी जो है अलॉटी यमुना अथॉरिटी को लीज के वक्त पे करता है। कभी कभी देखा गया है कि अगर कोई प्लॉट कॉर्नर है तो कॉर्नर में भी समटाइम साइज एनहांस हो जाता है। अगर आपका जैसे 300 मीटर की अलॉटमेंट है, कॉर्नर में वो आपका साइज 325 से 340 मीटर भी हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो जो एक्स्ट्रा साइज बढ़ा है वो भी जो है अमाउंट आपको अलॉटमेंट रेट से अथॉरिटी को पे करना होगा। इन दोनों के अलावा एक और चीज़ हमारे यहाँ कॉमन होती है लीज डीड के वक्त में, वो होता है लीज रेंट। यमुना अथॉरिटी के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट टाइम लीज डीड के वक्त में 10% लीज रेंट पे किया जाता है। 10% लीज रेंट जो है वो फर्स्ट टाइम लीज डीड के वक्त में अलॉटी ही पे करता है, बट वो लीज रेंट भी जो पे होता है वो करंट अलॉटमेंट रेट के हिसाब से होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2009 का कोई अलॉटी है, अगर वो लीज कराता है तो 4750 के हिसाब से वो सिर्फ 475 रुपये मीटर के हिसाब से लीज रेंट पे करेंगे। 300 मीटर या 500 मीटर जो भी हो, फार्मूला वही रहेगा, 475 रुपये मीटर। जैसे लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में स्कीम निकाली अथॉरिटी ने, उस वक्त अलॉटमेंट रेट दिया है 24,600 रुपये मीटर। तो अगर 24,600 मीटर का जो अलॉटी है वो जब अपनी रजिस्ट्री कराएगा तो उस वक्त वो 24,600 गुना 10% मतलब 2460 रुपये मीटर के हिसाब से लीज रेंट पे करेंगे। तो जितनी पुरानी अलॉटमेंट रहती है उतना कम अमाउंट होता है। जैसे जैसे अलॉटमेंट रेट बढ़ता रहता है लीज डीड के एक्सपेंस जो है उसी हिसाब से बढ़ते रहते हैं। तो लीज डीड के ये कॉमन एक्सपेंस हो गए, स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रार फीस प्लस लोकेशन चार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस लीज रेंट। ट्रांसफर चार्जेस क्या होते हैं और किस रेट पर कैलकुलेट किए जाते हैं? ट्रांसफर चार्जेस जो है कॉमन एक्सपेंस होता है किसी भी लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर करने के लिए। हमारे यहाँ चूंकि मैंने बताया कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा, यमुना, ये सब जो है ट्रांसफर चार्जेस लेते हैं। ट्रांसफर चार्ज जो है करंट के अलॉटमेंट रेट से 5%। जी हाँ दोस्तों, एक कॉमन फार्मूला है, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जब अपने नाम पे ट्रांसफर कराते हैं तो करंट में जो भी अलॉटमेंट रेट होता है उस अलॉटमेंट रेट का 5% आपको ट्रांसफर फीस देना है और आपके नाम पे प्लॉट जो है डायरेक्टली अथॉरिटी के द्वारा अलॉटमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि यमुना अथॉरिटी का अब जो है 2024 के अंदर करंट अलॉटमेंट रेट 24,600 रुपये मीटर है, तो आज की डेट में 24,600 गुना 5%। लेकिन आपको मैं एक बात याद दिला देता हूँ कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, तीनों अथॉरिटी ने कोरोना के बाद में जो है ट्रांसफर चार्जेस हाफ कर दिए थे। तो आज की डेट में जो सिर्फ उसका 2.5% ट्रांसफर चार्ज लग रहा है। मे भी ये छूट जो है कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट खत्म कर देगी तो दोबारा से 5% जो नॉर्मल यूपी गवर्नमेंट का फार्मूला है वही एप्लीकेबल होगा। बट आज की डेट में अगर आप कोई भी प्लॉट लेते हैं ग्रेटर नोएडा में, यमुना अथॉरिटी में, तो मात्र 2.5% करंट के अलॉटमेंट रेट से आपको ट्रांसफर चार्ज की फीस देनी है और आपके नाम पे प्लॉट ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यमुना अथॉरिटी के अंदर 300 मीटर का प्लॉट लेते हैं और नाम पे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो करंट का अलॉटमेंट रेट है 24,600 रुपये मीटर, इसका 2.5% 615 रुपये मीटर, और सपोज प्लॉट का साइज 300 मीटर तो 300 गुना 615 रुपये मीटर, ये माइनर अमाउंट आप पे करेंगे यमुना अथॉरिटी को ऑनलाइन, और डायरेक्टली जो है यमुना अथॉरिटी आपके नाम पे प्लॉट की ट्रांसफर को करके आपको एक लेटर देगी, जिसे हम लोग टीएम लेटर बोलते हैं। पूरे यूपी के अंदर ये लोएस्ट चार्जेस हैं एक पर्टिकुलर प्लॉट को अपने नाम पे ट्रांसफर कराने के लिए। तो किसी भी टाइप की लीजहोल्ड प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर चार्जेस का फार्मूला जो होता है वो करंट अलॉटमेंट रेट पे ही लेता है। फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट क्या होता है और ये अलॉटी को कब मिलता है? फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक होता है। फर्स्ट एक बात ध्यान देने लायक है कि फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट आपको जो है एट द टाइम ऑफ लीज डीड, जी हाँ दोस्तों, फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट जो है आपको लीज डीड के वक्त मिलता है, लीज से पहले कभी नहीं मिलता। फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट का मतलब है आपकी प्लॉट की लोकेशन मार्क कर दी गई है और अथॉरिटी आपको फिजिकली हैंडओवर दे रही है, जिसके एवज में आपको जो फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट मिलता है। फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट के वक्त ही आपको जो है साथ में एक लीज प्लान मिलता है, जिसमें कि प्लॉट के डायमेंशन भी रेफर कर देते हैं। दूसरी चीज, फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट की डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस डेट को आपको फिजिकल पोजीशन हैंडओवर कर दिया गया है उस डेट से जो है अथॉरिटी 3 साल कैलकुलेट करती है यमुना अथॉरिटी के अंदर। 3 साल के अंदर अगर आपने मिनिमम कंस्ट्रक्शन नहीं की तो उस डेट को खत्म होने के बाद में जो है आपके ऊपर कंस्ट्रक्शन पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है। तो कंस्ट्रक्शन पेनल्टी जो है हमेशा फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट से ही स्टार्ट करते हैं, उसके 3 साल के बाद से।
तो फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट जो है लीज डीड के साथ में ही होता है। कभी कभी जो है अलॉटी लीज डीड तो करा लेते हैं लेकिन फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट लेना भूल जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि लीज डीड के वक्त में आप ध्यान दें कि आपको साथ में फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट भी मिले। नो ड्यू सर्टिफिकेट क्या होता है और ये अलॉटी को कब मिलता है? नो ड्यू सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीशन के मैप के अप्रूवल के वक्त होती है। नो ड्यू सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो अलॉटी को जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलता है और ये जो है प्लानिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जब अलॉटी लीज के बाद में कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपने मैप को अप्रूवल के लिए भेजते हैं उस वक्त जो है सारे डॉक्यूमेंट के साथ में नो ड्यू सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। तो यमुना अथॉरिटी के अंदर नो ड्यू सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के वक्त रहती है, उससे पहले लीज डीड या ट्रांसफर वक्त में नो ड्यू सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। कंस्ट्रक्शन पेनल्टी क्या होती है और अलॉटी को कब से लगती है? देखिए, जब कभी भी किसी भी अलॉटी की लीज डीड होती है उसके बाद यमुना अथॉरिटी के द्वारा 3 साल का टाइम दिया जाता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। उस टाइम पीरियड के बाद में, बल्कि इनफैक्ट लास्ट टाइम जो है यमुना अथॉरिटी ने खुद से टाइम एक्सटेंड कर दिया था 6 महीने का कंस्ट्रक्शन पेनल्टी का। कोई भी अलॉटी जो अपनी लीज डीड करा लेता है उसके 3 साल के अंदर उसको मिनिमम कंस्ट्रक्शन करनी होती है कंप्लीशन लेने के लिए। मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन तो वो अपने FAR के हिसाब से कर सकते हैं। अगर 3 साल का टाइम गुजर जाता है और अलॉटी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन नहीं करता है तो उस टाइप के प्लॉट पे जो कंस्ट्रक्शन पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है। कंस्ट्रक्शन पेनल्टी जो है फार्मूला जो अलग अलग रहता है। जैसे यमुना अथॉरिटी में अभी आज की डेट में फर्स्ट ईयर पे 4%, फिर 6%, फिर 8%। स्टार्टिंग में जो है कोई भी अथॉरिटी ईयरली कंस्ट्रक्शन पेनल्टी लगाती है और बाद में जो है हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली तक लग जाती है। ग्रेटर नोएडा के अंदर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कि अलॉटी ने लीज तो करा ली लेकिन कंस्ट्रक्शन पे ध्यान नहीं दिया और अल्टीमेटली बाद में या तो उन्होंने बहुत हैवी पेनल्टी पे करके कंप्लीशन कराया है या कभी कभी मैंने देखा कुछ लोगों की तो अलॉटमेंट ही कैंसिल हो गई। तो मैं ये बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ अलॉटियों को जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है कि रजिस्ट्री की डेट का ध्यान रखें और रजिस्ट्री की डेट के 3 साल के अंदर मिनिमम कंस्ट्रक्शन जरूर करवाएं। इनफैक्ट हमारी कंपनी जिंदा अल्फाटेक रियल्टी जो ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी काफ़ी अच्छा काम करती है और हम लोगों ने सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अंदर काफ़ी सारे अलॉटियों के कंपटीशन बना के रखे हुए हैं जो हम जो है साइट पे शो भी कर देते हैं। मिनिमम कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन होता है, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन तो वो जो 1-to-1 डिस्कशन होता है। तो मेरा मानना है कि कंस्ट्रक्शन पेनल्टी लगने से पहले ही अलॉटी को जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा लेनी चाहिए। जो भी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिनको लगता है कि नहीं अभी हम अपनी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, उनको जो है कंप्लीशन लेने के बाद अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए फ्री कर लेना चाहिए। कंप्लीशन आप कितने टाइम में बनाते हैं? देखिए, कंस्ट्रक्शन करने में हम लोग जो है सालों से कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं और हमारी कंपनी के पास मोर देन 20 ईयर का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन के अंदर। यमुना के अंदर हमने ऑलरेडी जो है 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर में कई सारे कमसे बना रखे हैं। आज की डेट में तो कोई भी अगर लॉटी हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम अपने बनाए हुए सैंपल ही दिखा देते हैं कि सर देखिए ऐसा कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो देखिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है हर एक के नज़रिए से, लेकिन हम लोग जो मिनिमम कंस्ट्रक्शन करते हैं कंप्लीशन वाले उसके अंदर जो है हम लोग सबसे अच्छी क्वालिटी लेके चल रहे हैं, टाइमली बना रहे हैं। एक कंप्लीशन को टोटल पूरा करने में हम लोग जो है 2.5 से 3 महीने का टाइम लेते हैं और इसमें हम लोग जो है कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं क्योंकि मुझे मालूम है कंप्लीशन वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है जो अलॉटी के ऊपर एक्स्ट्रा होती है और अलॉटी को लगता है कि सिर्फ पेनल्टी को वेव ऑफ करने के लिए हम ये करा रहे हैं। तो उस केस में हमने जो है एक स्पेशल ग्रुप पैकेज डील निकाल रखी है जिसके अंदर हम जो है बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर के साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और अलॉटी को जो है हैसल फ्री। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप घर बैठे हमें ऑर्डर देंगे और हम पूरा कंप्लीशन जो है आपको करा के दे देंगे और वो भी सबसे मिनिमम कॉस्ट में। प्लस हमारे पास ऑलरेडी अपना वेल एस्टेब्लिश स्टाफ है। हम लोग उन लोगों में नहीं है कि हम ऑर्डर तो खुद ले रहे हैं और बनवाने के लिए किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इन हाउस है, हमारे पास जो अपनी पूरी टीम है और हमारे पास क्वालिटी वर्क के लिए ऑलरेडी बहुत सारे शो करने के लिए सैंपल्स हैं। तो मेरा मानना है कि एक बार आप कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमें मौका दे सकते हैं। सेल परचेज के अलावा कंस्ट्रक्शन भी हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे यमुना के अंदर कर रहे हैं। यमुना अथॉरिटी के प्लॉट में मिनिमम या मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कितनी करनी होती है? देखिए, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन तो जो है मैक्सिमम जो FAR है यमुना अथॉरिटी के द्वारा अलॉटी को दिया हुआ वो FAR 1.8 होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका प्लॉट एरिया है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1.8 कर देंगे तो इतने मीटर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बट आज की डेट में चूँकि यमुना अथॉरिटी के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ही हैं और वहाँ पे जो है माहौल जो है इन्वेस्टमेंट का चल रहा है, इसलिए लोग मिनिमम कंस्ट्रक्शन कराते हैं। मिनिमम कंस्ट्रक्शन का जो क्राइटेरिया है यमुना अथॉरिटी के द्वारा दिया हुआ वो है 50%। जी हाँ दोस्तों, आपका कंप्लीट प्लॉट एरिया का ग्राउंड कवरेज का 50% हमें जो है कंस्ट्रक्शन के लिए करना होता है। हम लोग मिनिमम में ही कंप्लीशन करते हैं
और उस मिनिमम के अंदर कंप्लीट सर्टिफिकेट लेने के बाद में फिर आपको लाइफ टाइम कंस्ट्रक्शन पेनल्टी जो है खत्म हो जाती है। तो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन के लिए तो 1-to-1 डिस्कशन होता है, डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, बट वहाँ जो है मिनिमम कंस्ट्रक्शन जो है एज पर दी पॉलिसी ऑफ यमुना अथॉरिटी हम लोग जो मिनिमम कंस्ट्रक्शन करते हैं और टाइमली जो है कंप्लीशन बना के हैंड ओवर कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन कराने के लिए जिंदल अल्ट्राटेक रियलिटी ही क्यों? देखिए कंस्ट्रक्शन तो जो है वहाँ पे लोकल कॉन्ट्रैक्टर भी कर रहे हैं, कुछ ब्रोकर्स भी कर रहे हैं और कुछ जो है अच्छे लोग भी कर रहे हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में जानता हूँ। एक हम लोग जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश बैठे हुए हैं, वेल एस्टेब्लिश। सेकेंडली जो है हमारे पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने देखा है कि ही कुछ अलॉटी जो है हल्का सा 50,000 1 लाख रुपए कम के चक्कर में कुछ लोकल कॉन्ट्रैक्टर के चुंगल में आ जाते हैं। उसके बाद वो उनको फॉलो ही करते रहते हैं। बहुत सारे काम ऐसे भी हमारे पास आए जब अलॉटी हमें मिले हैं कि जिस हमने पर्टिकुलर रेट पे ठेका दे दिया था, बट अब कॉन्ट्रैक्टर गायब हो गया है, फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मेरा मानना है कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई भी हैंकी पैंकी ऑर्डर दें या ऑफर दें तो आप उस पर ना जाएं। देखिए कंस्ट्रक्शन की अपनी कॉस्ट होती है। कोई अगर पर्टिकुलर रेट से नीचे आपको कोट कर रहा है तो आप ये बात मान के चलें, कोई भी कस्टमर को अपनी जेब से पैसे लगा के कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन कभी नहीं करता। हमारी कंपनी चूंकि सेल परचेज भी करती है और कंस्ट्रक्शन जो है पार्ट ऑफ द कंपनी है, तो हमारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी काफ़ी कम है। सेकेंडली हमारे पास इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमें जो है किसी भी टाइप की सर्विस के लिए बाहर के कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमारी जो है कॉस्टिंग कम आती है। जब हमारी कॉस्टिंग कम आती है तो नेचुरली हम कस्टमर से कम पैसों में चार्ज करते हैं और उसको जो है टाइमली कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं। सेकेंडली ये है कि अगर आपने हमारी कंपनी को एक बार कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दे दिया तो आपको जो बीच बीच में फॉलोअप करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जो है टाइमली कंस्ट्रक्शन करते हैं, टाइम के साथ साथ जो है क्वालिटी का भी जो है कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। प्लस अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सैंपल देखेंगे तो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर हम ही को देंगे, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए आप हर एक पर भरोसा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं एक ऐसी फील्ड है जहां आपके पास एक्सपीरियंस टीम होनी चाहिए। तो आप एक बार जब हमारे पास आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग जो है जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उन सबसे ऊपर है। सेल परचेज करते वक्त कस्टमर को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सेल परचेज जो है रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ा काम माना जाता है। सेल परचेज करते वक्त कस्टमर को, चाहे वो सेलर हो या बायर हो, उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे कि नंबर 1 ट्रस्टेड ब्रांड। अगर आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू डील कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ब्रोकर जो है उतना ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है या नहीं है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस को कितना ज़्यादा है, प्लस जिस जगह प्रॉपर्टी की डील की बात आप उनके साथ कर रहे हैं उस जगह वो ऑलरेडी डील कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। मैंने देखा है कभी कभी कुछ कस्टमर जो है थोड़े से पैसे बचाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए यमुना अथॉरिटी की साइट पे आप जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है कैनोपी लगा के बैठे हुए हैं। मैंने बहुत सारे कस्टमर के साथ मिला हूँ जिन्होंने वहाँ पे डील तो की, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है अप टू मार्क नहीं रहा और सम टाइम जो है डील में डिफिकल्टीज आई और डील कभी कभी पूरी भी नहीं हुई। तो अगर आप एज ए कस्टमर, चाहे आप सेलर हैं या बायर हैं, यमुना अथॉरिटी में प्लॉट देख रहे हैं, तो आपको जो है पहले एक ट्रस्टेड ब्रांड, एक रियल एस्टेट का एस्टेब्लिश ऑफिस होना चाहिए। जो उसके डायरेक्टर हैं वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, उनका एक्सपीरियंस सब बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लस चूंकि यूपी के अंदर जो है रेरा रजिस्ट्रेशन चलता है तो आपको जो डील करते वक्त जो है रियल एस्टेट एजेंट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी जरूर चेक करना चाहिए। क्योंकि यमुना अथॉरिटी के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है तो एक हाई डील वैल्यू होती है, हाई डील ट्रांजेक्शन्स होती है, डील वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसके लिए आपको जो ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट के लिए डॉक्यूमेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का भी आइडिया होना चाहिए, प्लस जो है लेन देन के वक्त में जो सावधानी बरतनी चाहिए वो सारी होनी चाहिए। तो अगर आप कंसल्टेंसी फीस तो दे रहे हैं, किसी को भी दें। देखिए हमारे यहाँ जो कंसल्टेंसी फीस है वो ऑलमोस्ट सेम है पूरे ग्रेटर नोएडा, पूरे यमुना के अंदर। तो लेकिन आप डील किसके साथ कर रहे हैं ये जो है आपको डिसाइड करना है। मेरा मानना है कि लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है ये, इसके लिए आप जो है सोच समझ के अपने ब्रोकर को चूज करें, क्योंकि जो ब्रोकर आपको समझाएगा आप उसके डायरेक्शन हिसाब से काम करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप किसी के साथ भी जाएं, चाहे हमसे लें या हमारे जैसे किसी और से लें, लेकिन किसी भी हैंकी पैंकी डीलर के पास ना जाएं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको जो है रिव्यूज के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा घर बैठ के आइडिया मिल जाएगा कि ट्रस्टेड ब्रोकर है या नहीं है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स की डील करते वक्त क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं? देखिए यमुना अथॉरिटी के अंदर जैसे मैंने बताया 2 टाइप के प्लॉट होते हैं, रेजिडेंशियल में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो अगर हम कोई भी डील कर रहे हैं रजिस्टर्ड की तो उसके स्टेप अलग रहेंगे, अनरजिस्टर्ड के स्टेप्स अलग रहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कोई भी रजिस्टर्ड प्लॉट बेचते हैं यमुना अथॉरिटी के अंदर
तो उसके अंदर टोटल 3 स्टेप्स रहते हैं। नंबर 1 एडवांस अमाउंट जो कि नॉर्मली 10% होता है टोटल डील वैल्यू का। देन उसके बाद टीएम, ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम, टीएम के वक्त अप्रोक्स हाफ पेमेंट हो जाती है, और उसके बाद सीधे ट्रांसफर डीड जब फुल एंड फाइनल पेमेंट हो जाती है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर अलॉटी रजिस्टर्ड प्लॉट का ऑनर है और बायर जो है वो लोन ले रहा है, तो टीएम के वक्त में फुल अमाउंट हो जाता है एक्सेप्ट बैंक लोन, क्योंकि एडवांस के बाद 10% अमाउंट देने के बाद में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी का सेट और एक हम 100 रुपये पे एग्रीमेंट टू सेल बना के कस्टमर को देते हैं। कस्टमर वो बैंक में फाइल लॉगिन कर देता है, और बैंक की वैल्यूएशन और सारी चीज़ें होने के बाद में एक सैंक्शन आ जाता है। जो भी सैंक्शन का अप्रूवल आता है वाइड वैल्यू के ब्याज पे, उसके अंदर अलॉटी का जो अमाउंट बैठता है लोन का, उसके अलावा अलॉटी को हम बाकी बैलेंस अमाउंट पूरी करा देते हैं। मतलब बायर की जो सेल्फ फंडिंग है वो टीएम के वक्त खत्म हो जाती है, और टीएम के बाद रजिस्ट्री बक्स सिर्फ बैंक से जो डीडी आना हो तो वही पेंडिंग रहता है अगर बैंक लोन है। अगर बैंक लोन नहीं है, बायर के पास सेल्फ फंडिंग है और रजिस्टर प्लॉट ले रहा है, तो हम लोग एडवांस में 10% अमाउंट एडवांस करा के एग्रीमेंट टू सेल करा देते हैं। उसके बाद टीएम के वक्त में आधा अप्रॉक्स अमाउंट 50% के आसपास, रेस्ट अमाउंट जो है ट्रांसफर डीड के वक्त में जो है खत्म करा देते हैं। अगर यही डील जो है अनरजिस्टर्ड प्लॉट है, अनरजिस्टर्ड प्लॉट के अंदर एक स्टेप कम हो जाता है, सिर्फ 2 स्टेप बचते हैं, एक एडवांस अमाउंट का, दूसरा जो है ट्रांसफर का। एडवांस अमाउंट 10% होता है, कभी कभी सेलर और बायर की नीड के हिसाब से ये अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो हमारे 10% अमाउंट एडवांस अमाउंट चलता है, जिसे टोकन अमाउंट भी कह देते हैं। उसकी या तो जो प्रॉपर्टी की रिसिप्ट बनती है या एक 100 रुपये के स्टैम्प पे एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है। सेलर बायर की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के वक्त ही 10% अमाउंट होता है, और उस 10% अमाउंट के अलावा कभी कभी पेमेंट टाइम भी डिफाइन हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे कोई भी जब डील होती है तो पेमेंट टाइम जो है 30 डे से लेकर 90 डे तक होता है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन सेलर और बायर कि वो दोनों आपस में पेमेंट टाइम और टोटल डील वैल्यू क्या सेट करते हैं। हम लोग तो बीच में जो है एज ए कंसल्टेंट जो कंसल्टेंसी फीस लेते हैं और उसके बदले में अपनी सारी सर्विसेज देते हैं, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंटेशन हो, लीगल एस्पेक्ट्स हो, अथॉरिटी का कोई भी वर्क हो, प्लस ट्रांसफर से लेकर ट्रांसफर डीड तक। अनरजिस्टर्ड प्लॉट के अंदर एडवांस अमाउंट के बाद सीधे ट्रांसफर वक्त में फुल पेमेंट की जाती है। अलॉटी को पहले फुल अमाउंट दिया जाता है, उसके बाद अलॉटी यमुना अथॉरिटी में जाके अपना ट्रांसफर की वेरिफिकेशन कर देते हैं, और जो नए प्रोस्पेक्टिव बायर है उसके जो है पूरी ओरिजिनल फाइल हम लोग हैंड ओवर करा देते हैं। तो ये जनरल स्टेप्स होते हैं किसी भी डील के अंदर। और हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा या नोएडा में जो भी रियल एस्टेट एजेंट और ब्रोकर्स बैठे हुए हैं वो सब कॉमन स्टेप भी फॉलो करते हैं। समटाइम कभी कभी जो है कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मेरा मानना है कि जो एक्सपीरियंस ब्रोकर है उसके स्टेप जो हमेशा सेम रहेंगे किसी भी डील के लिए। प्रॉपर्टी की डील करते वक्त हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए? प्रॉपर्टी की डील करते वक्त डॉक्यूमेंट चेकिंग जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेरे हिसाब से। और मेरा ही मानना है कि आज भी बहुत सारे ब्रोकर जो हैं डॉक्यूमेंट चेकिंग में उतने एक्सपर्ट नहीं है जितना उनको होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेकिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। हम कभी भी जब कोई प्रॉपर्टी डील कर रहे होते हैं तो आपको 3-4 स्टेप फॉलो करने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी प्लॉट होते हैं सारे के सारे अथॉरिटी द्वारा अलॉटेड होते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई ब्रोकर किसी प्लॉट को बेच रहा है या कोई प्रोस्पेक्टिव बायर किसी प्लॉट के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से SOA स्टेटमेंट अकाउंट होता है, जिसके द्वारा ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर सारा अमाउंट अप टू डेट है या कोई पर्टिकुलर बैलेंस बचा हुआ है। अगर किसी भी प्लॉट के अंदर अप टू डेट पेमेंट है तो भी इंटीमेट होना चाहिए प्रोस्पेक्टिव बायर को, और अगर उस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर कोई बैलेंस बचा हुआ है तो डील करने से पहले प्रोस्पेक्टिव बायर को ये अपडेट देना चाहिए एज ए ब्रोकर किसी को भी कि हाँ सर इस प्लॉट के अंदर जो इतना बैलेंस बचा हुआ है। दूसरी चीज़ कि अगर हम डॉक्यूमेंट चेकिंग की बात करते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर हम जब भी कभी को प्रॉपर्टी डील करते हैं तो 90% मैंने देखा है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या सर्टिफाइड कॉपी है तो सेलर जो है कभी भी खुद से आगे बढ़ के नहीं बताते कि यस हमारी ओरिजिनल फाइल में ये डॉक्यूमेंट मिस है। वो कहते हैं सर हमने यहाँ पास तो यही फाइल है, पूरी फाइल है, आप देख लो। तो जो पर्टिकुलर डील करा रहा है ब्रोकर उसको ये सारे स्टेप पता होने चाहिए कि डील करते वक्त अगर अनरजिस्टर्ड प्लॉट है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, अगर रजिस्टर्ड प्लॉट है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, अगर वो प्लॉट एक से ज़्यादा बार बिक गया है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे। तो ओरिजिनल फाइल चेकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो मार्केट वैल्यू उसकी जो है अपने आप ही लेस हो जाती है। तो डील करते वक्त जो है लीगल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन के वक्त में एग्रीमेंट टू सेल की अपनी इंपॉर्टेंस है, सेम ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और अगर अलॉटी जो है छुपा रहा है या बता नहीं पा रहा है या उसको सच में नहीं पता, बट अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं तो बैंक लोन के वक्त में बैंकर जो है आपकी ओरिजिनल फाइल पूरी चेक करेगा।
अगर ओरिजिनल फाइल में कम होती है कोई भी डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो सम टाइम कुछ बैंक लोन नहीं देते हैं या कुछ अलग से एफिडेविट भी लिखवाते हैं। तो डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए अलॉटमेंट कम एलोकेशन लेटर, लीज प्लान, पोजीशन सर्टिफिकेट, लीज डीड, ट्रांसफर लेटर, सारी पेमेंट रिसिप्ट, ट्रांसफर डीड, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इनको चेक करने के लिए ब्रोकर के पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सर्कल रेट और अलॉटमेंट रेट में क्या डिफरेंस होता है? अलॉटमेंट रेट वो रेट होता है जिस प्राइस पे अथॉरिटी जो है अलॉटी को प्लॉट अलॉट करती है। अलॉटमेंट रेट जो है हर साल अथॉरिटी चेंज करती रहती है। जैसे जब इनिशियल जिन प्लॉटों की हम लोग रीसेल की बात कर रहे हैं उनका अलॉटमेंट रेट 4,750 रुपये मीटर था 2009 के अंदर। अब करंट में जो है आज की डेट में अलॉटमेंट रेट 24,600 रुपये मीटर है। डेट मीन्स अगर यमुना अथॉरिटी अभी 2024 में कोई भी स्कीम लेके आएगी तो 24,600 रुपये मीटर के हिसाब से ही अलॉटियों को प्लॉट अलॉट किया जाएगा। सर्कल रेट जो है डीएम के द्वारा सर्कल रेट करंट मार्केट रेट के हिसाब से होता है। सर्कल रेट कभी कभी कुछ जगह पे ज़्यादा होता है, अलॉटमेंट रेट कम होता है, लेकिन आज की डेट में गौतम बुद्ध नगर के अंदर चाहे ग्रेटर अथॉरिटी हो चाहे यमुना अथॉरिटी हो, जो अलॉटमेंट रेट है वही सर्कल रेट कंसिडर किया जाता है। डेट मीन्स यमुना अथॉरिटी के अंदर अलॉटमेंट रेट भी 24,600 रुपये मीटर है और उसका सर्कल रेट भी 24,600 रुपये मीटर है। नॉर्मली अथॉरिटी हर साल अपना अलॉटमेंट रेट बढ़ाती है, तो अलॉटमेंट रेट बढ़ने से मार्केट वैल्यू बढ़ती है और सर्कल रेट अपने आप ही, क्योंकि सिंक है, लिंक है आपस में, तो अपने आप ही सर्कल रेट बढ़ जाता है। सर्कल रेट का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर हम कभी कोई डील कर रहे हैं तो वाइट वैल्यू सेट करने के लिए कि मिनिमम सर्कल रेट एक जो है सेट कर रखा, उससे नीचे आप रजिस्ट्री की वैल्यू रख ही नहीं सकते, अदरवाइज आपको जो डिफिकल्टी आएगी, कुछ लीगल नोटिस भी आ सकते हैं। तो मिनिमम तो सेट हो जाता है सर्कल रेट से, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। जिस रेट पे आप डील कर रहे हैं वो रेट आप जो है अपना रजिस्ट्री में शो कर सकते हैं। बट अलॉटमेंट रेट और सर्कल रेट का मतलब ये होता है, अलॉटमेंट रेट डिसाइड होता है अथॉरिटी के द्वारा, सर्कल रेट डिसाइड होता है डीएम के द्वारा। टीडीएस क्या होता है? देखिए टीडीएस जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, नॉर्मली होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रूल है कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हैं तो बायर जो है, अगर सेलर जो है इंडियन है, पैन कार्ड है, इंडियन स्टेटस है, तो बायर जो है सेलर का मार्केट वैल्यू जो भी वाइट वैल्यू रहेगी अगर 50 लाख से ऊपर होती है तो 1% टीडीएस जो है डिडक्ट करेगा और एक फॉर्म 26 क्यूबी जनरेट करके उसको देते हैं, रजिस्ट्री में हम लोग को मेंशन करते हैं। तो ये एक टीडीएस एक ऐसा स्टेप है जो कि नोएडा ग्रेटर नोएडा ऑल ओवर इंडिया के लिए सेम रूल है। बट टीडीएस चेंज हो जाता है अगर सेलर जो है एनआरआई है। अगर सेलर का स्टेटस एनआरआई है तो टीडीएस जो है 20 से लेके 30% तक वेरी करता है। वो डिपेंड करता है कि वाइट वैल्यू कितनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर सेलर का स्टेटस इंडियन है तो 50 लाख से नीचे की वैल्यू पे कोई भी टीडीएस लेस नहीं होता, 50 लाख से ऊपर उसकी वैल्यू पे 1% टीडीएस लेस होता है। बट एनआरआई के स्टेटस आते ही टीडीएस का जो है फार्मूला चेंज हो जाता है, 20 से लेकर 30% तक रहता है। अगर एनआरआई है सेलर और मार्केट वैल्यू या डील वैल्यू जो है आपकी 50 लाख के नीचे है तो टीडीएस लेस होगा 22.8%। अगर 50 लाख से ऊपर है तो 22.8%, फिर 1 CR से ऊपर है तो 23.6% और अगर 2 CR से अबव है तो 26%। तो ये अलग अलग टैक्स स्लैब्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम पे जो चेंज करती रहती है। करंट के जो स्लैब है वो मैंने आपको बताएं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि नॉर्मली अगर इंडियन सिटीजनशिप है सेलर बायर के पास में तो पैन कार्ड कंपलसरी होता है, लेकिन अगर आपने यमुना का प्लॉट लिया है और करंट जो सेलर है वो एनआरआई स्टेटस है तो बायर को जो है 10 नंबर पे अप्लाई करना पड़ेगा। 10 नंबर के द्वारा ही जो है एनआरआई का जो है टीडीएस लेस होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनआरआई के केस में जो स्टेप्स फॉलो करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि टीडीएस की नॉलेज होनी चाहिए और कभी कुछ ब्रोकर जो है एनआरआई के केस में 1% टीडीएस लेस करा देते हैं, जिसका खामियाजा जो है सेलर बायर दोनों को आफ्टर रजिस्ट्री जो है पेनल्टी आने के बाद पता चलता है। कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन करते वक्त क्या कंस्ट्रक्शन टेम्परेरी अलाउ है? जी हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलाउ नहीं है यमुना अथॉरिटी के अंदर। कंस्ट्रक्शन के बायलॉज जो है यमुना अथॉरिटी के द्वारा सेट है। अर्लियर बहुत साल पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन अलाउ थी, कंप्लीशन में लोगों ने टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन की थी। बट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी कई साल पहले रूल मॉडिफाई कर दिया मिनिमम आरसीसी, और यमुना के अंदर तो डे 1 से ही चाहे आप कंप्लीशन करें चाहे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करें मिनिमम आरसीसी रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आपका कंप्लीशन नहीं होगा। पीटीएम क्या होता है? पीटीएम की फुल फॉर्म होती है परमिशन टू मॉर्गेज। जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, जैसे यमुना के अंदर खासकर रजिस्टर्ड, तो उसमें बैंक लोन होता है।
बैंक की रिक्वायरमेंट होती है जब किसी भी प्रॉपर्टी पे बैंक लोन दिया जाता है, और चूंकि यमुना अथॉरिटी कंप्लीट एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, यमुना अथॉरिटी के अंदर जो भी प्लॉट आते हैं सारे के सारे जो है यमुना अथॉरिटी के अंदर आते हैं। तो बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक परमिशन टू मॉर्गेज, यमुना अथॉरिटी से बैंक उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपने पास मॉर्गेज रखने के लिए यमुना अथॉरिटी से परमिशन लेती है, क्योंकि लीज के जो मेन राइट्स हैं वो तो यमुना अथॉरिटी के पास में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं परमिशन टू मॉर्गेज। रजिस्ट्री के बाद में बैंक से एक लेटर मिलता है, रजिस्ट्री की करंट की फोटोकॉपी लगती है, प्लस कुछ एक्सपेंस होते हैं माइनर जो हम लोग यमुना अथॉरिटी में सबमिट करते हो। यमुना अथॉरिटी से एक पीटीएम लेटर मिलता है जिसे कहते हैं परमिशन टू मॉर्गेज, जो कि जो है करंट बायर को अपने बैंक में सबमिट करना होता है जहां से उन्होंने लोन लिया है। और इसके बाद जब वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कभी भी सेल करते हैं या बीच में भी लोन क्लोज कर देते हैं, तो जो बैंक लोन की ओनर एनओसी होती है वो दोबारा यमुना अथॉरिटी में सबमिट करनी होती है, जिसके बाद जो पीटीएम है परमिशन टू मॉर्गेज ये कैंसिल होता है। अदरवाइज किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर पीटीएम हो रखा है और जब हम उस प्रॉपर्टी का इंटीमेशन निकालते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो वहाँ पे मॉर्गेज स्टेटस में यस आ रहा होता है, और जब वो जो है बैंक लोन के ओनर एनओसी सबमिट हो जाएगी, डेट में लोन क्लोज हो गया तो मॉर्गेज स्टेटस नो हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप होते हैं, आपको पता होना चाहिए, पीटीएम पहले और बाद में बैंक लोन की एनओसी जो ओरिजिनल सबमिट होती है। यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स में रहने लायक अभी करंट में क्या स्टेटस है? देखिए, यमुना अथॉरिटी जो है आज की डेट में प्योर जो है इन्वेस्टर्स के लिए ही है। वैसे वहाँ पे जो है डेवलपमेंट जो है यमुना अथॉरिटी काफ़ी फास्ट कर रही है। जैसे कुछ पॉकेट आई, जे, 7A, 2A, 1A, 1B, मैक्सिमम पॉकेट 18 के अंदर डेवलप हो चुकी हैं। और अगर आप आज की डेट में देखेंगे जनवरी 2024 के अंदर, तो आप देखेंगे वहाँ पे मोर देन 100 कंस्ट्रक्शन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बट वहाँ पे अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो मैक्सिमम जो है कंप्लीशन के लिए हो रही है, डेट मीन्स जस्ट टू अवॉइड कंस्ट्रक्शन पेनल्टी। तो मेरा अपना मानना है कि वहाँ पे रहने लायक जो माहौल है वो जो है इस ईयर के एंड तक और 2025 तक स्टार्ट हो पाएगा। जेवर एयरपोर्ट से यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स का कितना डिस्टेंस है? देखिए, जेवर एयरपोर्ट से यमुना अथॉरिटी के जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, सेक्टर 18 और सेक्टर 20, इनका डिस्टेंस जो है हार्डली 7 to 8 किलोमीटर है। अगर हम बाय कार डिस्टेंस देखेंगे तो जो है बाद में डेवलप होने के बाद में मैक्सिमम 10 मिनट का डिस्टेंस रहेगा। इनफैक्ट फिल्म सिटी तो जस्ट जो है अलॉन्ग विद द सेक्टर 20 के खत्म होती लग रहा है 21 के अंदर। तो फिल्म सिटी से इसका डिस्टेंस तो हार्डली 1 किलोमीटर है। तो मेरा मानना है कि आज के टाइम में अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। प्राइस वाइज भी ये अच्छा आपको अप्रिसिएशन देगा, एज वेल एज फ्यूचर में जेवर एयरपोर्ट के पास इससे सस्ते रेट पे प्लॉट आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। क्या जेवर एयरपोर्ट के पास में कमर्शियल भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? देखिए, जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का स्कोप ही चल रहा है आज की डेट में। कमर्शियल का तो स्कोप वहाँ पे काफ़ी सालों बाद आएगा। लेकिन अगर कोई भी कस्टमर जो है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि केवी कॉम्प्लेक्स अल्फा 2 या केवी मार्ट KP2, जिनके वीडियो जो है मेरे इस चैनल में साथ में लिंक है, तो आप उनको देख सकते हैं। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रेटर नोएडा और रेजिडेंशियल के लिए ग्रेटर नोएडा एज वेल एज यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट भी देख सकते हैं। क्या हमें प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लैमिनेट कराने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब हम लोग कभी भी किसी कस्टमर के मीटिंग करने जाते हैं और उनको कभी कभी बोलते हैं कि सर अपनी ओरिजिनल फाइल दिखाइए, तो मैंने देखा कभी कभी कुछ कस्टमर जो है अपनी ओरिजिनल फाइल दिखाते हैं जो उन्होंने लेमिनेट करा रखी होती है। नॉर्मली ये एक धारणा है लोगों को कि लेमिनेट कराने से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है सालों तक सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, ये ठीक है, लेमिनेट कराने से कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपका सेफ हो जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी में ये जो है अनसेफ हो जाता है। अगर आप कभी भी अपने किसी भी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेमिनेट कराते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी पे बैंक लोन नहीं होगा। कोई भी बैंक लेमिनेशन वाले डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है और लेमिनेशन वाले डॉक्यूमेंट्स को अपने पास मोड़ के नहीं रखता है। तो अगर आप ध्यान रखें, कभी कभी कुछ अलॉटी जिनको ये ज्ञान नहीं होता है कि वो लोग लेमिनेट करा लेते हैं, तो मुझे ना समझाना पड़ता है कि सर ये आपने गलती की। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी किसी के भी कहने पे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेमिनेट ना कराएं, क्योंकि बैंक जो है लेमिनेशन वाले डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस प्रॉपर्टी पे फिर बैंक लोन नहीं हो पाता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने यमुना अथॉरिटी के प्लॉट में सेलर और बायर के जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो सब जो है बताने की कोशिश की है। इन केस अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप जो है बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका भी आंसर जो है अगले वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा या कमेंट में ही आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास फैलनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे वो उन सब कस्टमर जो लोग सेल और परचेज में इंटरेस्ट रख रहे हैं थोड़ा बहुत भी उनको हेल्प करेगी, प्लस थोड़ा सा जो है इस वीडियो को सपोर्ट जो है एक्स्ट्रा दें।
मेरा अनुरोध यह है कि जिंदल अल्फाटेक रियलिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू।